हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है अपोथेकेरी प्रिंस का एक और एपिसोड। ये एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है। हर एपिसोड की तरह पिछले एपिसोड के अंत में देखा था एंड्रू दोबारा से अपनी सिटी में पहुंच चुका है। अपने फादर से उसकी मुलाकात होती है। उसके फादर की नीयत के बारे में कुछ पता चलता है। ये अजीब सा इंसान है, कुछ अजीब सी मिस्ट्री है जो किसी दिमाग में घूम रही है। वो सीरीज साथ पता चलेगी। अभी काफी टाइम लगने वाला है इसकी असलियत को पता चलने में। इसके बाद में हम एंड्रू को दोबारा से देखते हैं। वो अपने कैसल के पास से पहुंच चुका है। रात हो चुकी है। जैसे ही वो अपनी पालकी में से बाहर निकलता है, कुछ गिनती गिनना शुरू कर देता है और उस पर डामे पूछता है इस सब क्या मतलब है। लेकिन जैसे ही एंड्रू 3 कहता है, सामने की तरफ से किसी के आने की आहट महसूस होती है। असल में कोई भागता हुआ उस तरफ आ रहा है, कुछ बहुत तेजी से आ रहा है उनकी तरफ। असल में ये बेरू है जो कि रोते हुए एंड्रू की तरफ आ रहा होता है। वो उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो चुका है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है फाइनली प्रिंस आप आ चुके हैं। मैं काफी टाइम से आपको इंतजार कर रहा था, आखिरकार आप लौट आए और आप बिल्कुल ठीक है। ये कहते हुए एंड्रू के पास आंखों से गले लगने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रू से खुद से दूर करते हुए कहने लगता है नहीं नहीं आराम से, मुझे थोड़ा सा सांस तो लेने दो। बेरू सब कुछ कैसे चल रहा है? क्या तुमने हॉस्पिटल को ठीक से संभाला? इसे बेरू चिल्लाते हुए लगता है हाँ आपने बहुत ज्यादा गलत किया। इस बारे में आपको डांटना नहीं भूल गया। आप मुझे इस जगह पर छोड़ के चले गए इतने सारे पेशेंट्स के बीच में जिनके बारे में कुछ भी जानता ही नहीं हूँ। इतने सारे पेशेंट्स ये सारे मिलकर मेरा सर खा रहे थे। आपको पता है यहाँ पर सर्वाइव करना कितना मुश्किल था। एंड्रू दोबारा उसको शांत करता है। बेरू लगातार बोलते जा रहा है। वो शायद से बहुत ज्यादा गुस्से में और बहुत ज्यादा चिंता में। इसके बाद में अगला सवाल करता है वैसे क्या तुम्हें पता चला वहां पर क्रेमो सिटी के अंदर मेरे साथ में क्या हुआ? इस पर बेरू दोबारा चिल्लाना शुरू कर देता है हाँ बिल्कुल मुझे पता चला। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, आप कभी खुद ध्यान नहीं रखते हैं। एंड्रू दोबारा उसको शांत करता है और फिर आगे बोलता है वैसे तुम्हें थोड़ा बहुत जिसमें शौक सा लगा होगा। बेरू कहता है बिल्कुल मुझे काफी शौक लगा था। एंड्रू ये कहता है तो फिर कैसा रहेगा मैं तुम्हें थोड़ा सा और शौक दे दूं। और ये कहते हैं वो अपने मोस्टर को दिखाने लगता है। मोस्टर इसी समय जोश चिल्लाता है और बेरू एकदम चौंक हो जाता है कि ये क्या चीज है। असल में बेरू ने इस मोस्टर को पहले देख लिया था। ऑब्वियस सी बात है अगर वो एंड्रू की तरफ भागता हुआ आ रहा है और एंड्रू के पीछे की तरफ एक कितना बड़ा मोस्टर खड़ा हुआ है जिसको कोई भी चीज छुपा नहीं सकती, तो उसके पहले नजर तो पड़ेगी। तो इस तरह चौंकना ये तो बकवास है। वो बस एंड्रू को दिल रखने के लिए नाटक कर रहा है और एंड्रू भी समझ जाता है कि तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम ये बात पहले से जानते हो। और जब ये सारी हरकतें चल रही होती है तो पीछे की तरफ डामे ने सब कुछ देख रहा होता है कि ये सारी क्या बकवास हो रही है। ये मालिक और ये नौकर ये दोनों आपस में क्या गुलचुल कर रहे हैं। और अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातें शुरू की जाती है जिसके अंदर बेरू एंड्रू को बताने लगता है कि कुछ स्पेशल इंक्वायरीज आई है, मतलब कब से लेटर्स आए और उन लेटर्स के अंदर वैसी चीज मांग रहे हैं जो कि हमारे पास में है ही नहीं। एंड्रू भागते हुए अपने ऑफिस के अंदर जाता है। वहां पर कब से लेटर उस जगह पड़े हुए होते हैं। ये आसपास की सारी सिटीज से आए। आसपास की सिटी के काफी सारे नोबल है जो कि एंड्रू की वो नई बनाई हुई दवाई को चेक करना चाहते हैं। उन सभी को वो चाहिए। असल में जो एडवर्टाइजमेंट क्रेमो सिटी के अंदर किया गया था वो सब जगह फैल चुका है। जैसे कि मैंने पहले बताया था क्रेमो एक पोर्ट सिटी है, तो किसी को भी अगर मैग्नेटो सिटी की तरफ आना होता है तो वो पहले क्रेमो सिटी के अंदर आता है। और अगर क्रेमो सिटी के अंदर कोई अफवाह चल रही हो तो वो अपने आप ही सब जगह पे फैल जाती है। और अब इसके बाद में दवाई बनाने की एक लंबी प्रोसेस शुरू कर दी जाती है। एंड्रू अगले 10 दिन तक लगातार काम करता रहता है और जिस किसी ने भी लेटर भेजे थे उन सभी को उनकी दवाई भिजवा दी जाती है। ऑब्वियसली पैसे भी लिए गए। यहाँ पर जिन किसी ने भी लेटर भेजवाए वो सब के सब बहुत ज्यादा ऊंची फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये पुराना टाइम है। यहाँ पर लेटर आना एक बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है और बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। तो केवल नोबल लोग ही है जो कि इस तरह के लेटर भेजेंगे। इस समय सब जगह से अच्छी खबरें आ रही है, लेकिन कुछ अब बुरा बहुत जल्दी होने वाला है। 10 दिन अब पूरे हो चुके हैं। एंड्रू अपने हॉस्पिटल के अंदर लोग का इलाज कर रहा होता है। काफी सारे मरीज उसके पास में आने लगे हैं इलाज कराने के लिए। हॉस्पिटल चल पड़ा है जो कि एक और अच्छी खबर है। लेकिन एक बुरी खबर जो कि अब आने वाली है ये उसके सामने बहुत छोटी छोटी चीज है। यहाँ पर बेरू के एंड्रू को बताने लगता है किंग ने उसको मिलने के लिए बुलाया है। इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एक ऑब्वियस क्वेश्चन क्यों? और इस पे बेरू का जवाब आता है मुझे नहीं पता। ऑब्वियस बात है वो किंग है, वो कारण थोड़ी बताएगा। उसको बुलाना है तो वो बुला लेगा। तो एंड्रू को उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। वो तुरंत ही अपना तांगा रेडी करवाता है और निकल पड़ता है अपने फादर से मिलने के लिए। और जब वो कैसल के अंदर पहुंचता है यहाँ का माहौल कुछ अजीब सा है। एक अलग सी खामोशी उसको जगह पर दिखाई देती है। कुछ अजीब है जो कि यहाँ पर हो रहा है। उसको एक अलग रूम के अंदर लेके जाया जाता है और रूम के अंदर एक बिस्तर है। बिस्तर पे एक आदमी पड़ा हुआ है जो कि इस सिटी का किंग है और दिखने में लग रहा है वो काफी बीमार है। एंड्रू को ये सेम सीन अपनी नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर याद आता है जब वो हान था। असल में जब एंड्रू हान हुआ करता था और उसने अभी तक डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कंप्लीट नहीं की थी, उसको एक पार्ट टाइम जॉब मिली हुई थी। वो उस जॉब के अंदर लगा हुआ था और उस जॉब के अंदर उसे कभी कभी गेम खेलने के टाइम मिल जाते हैं। गेम के अंदर वो लगा हुआ है और इसी समय उसका समय कॉल आता है उसकी मदर के। उसकी मॉम लगातार उसे कॉल कर रही होती है, लेकिन क्योंकि एंड्रू हान उस समय गेम के अंदर लगा होता है उसका ध्यान नहीं जाता उन कॉलों के ऊपर। ध्यान जाता भी है, वो देखता है उसकी मॉम के कॉल आ रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते। वो तुरंत ही अपने गेम के अंदर लगा रहता है। और फिर जब कई सारे कॉल आ चुके होते हैं तभी साइड में से एक लड़की जाती है जो कि उसको बताने लगती है देखो तुम्हें कॉल आ रहा है। लेकिन हान साफ ना कर देता है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बाद में बात कर लूंगा। जब गेम ओवर होता है तब उस कॉल को उठाता है, बात करता है और उसे खबर मिलती है उसके फादर के बारे में। वो भागते हुए उस जगह पहुंचता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। हॉस्पिटल के अंदर उसके फादर की मौत हो चुकी है। वो बिस्तर पर बिल्कुल वैसे पड़े हैं जैसे कि उसको अपने यहाँ पर
दूसरे फादर दिखाई दे रहे होते हैं, मतलब एंड्रयू को खुद के फादर मतलब किंग दिखाई दे रहा है। इस किंग के लिए अभी भी थोड़ी उम्मीद है क्योंकि अभी भी वो जिंदा है और एंड्रयू इस जगह पहुंच चुका है, वो जरूर से उसका इलाज कर पाएगा। वो तुरंत ही पूछने लगता है इनके साथ में हुआ क्या है, और इस समय एक डॉक्टर इस जगह मौजूद है, इसका नाम है परास, जो कि बताने लगता है असल में शायद से इनको स्ट्रोक आया है और ये हुआ है इन्होंने काफी सारी शराब पी ली थी, पहले काफी सारा खाना खाया फिर शराब पी ली और उसके बाद में ये बेहोश हो गए। अगर वो बेहोशी तब आई होती जिस टाइम पर ये होश में थे और हम आसपास में होते तो हम जरूर से कुछ कर सकते थे, लेकिन जब ये सो चुके थे उसके बाद में बेहोश हुए तब से ये होश में नहीं आए। एंड्रयू सवाल करता है ये सब कुछ कितना टाइम हो चुका है, और इसमें वो बताता है एक रात पूरी बीत चुकी है। असल में ये बंदा परास जो कि एक लेजेंडरी डॉक्टर है, इस टाइम के हिसाब से इससे ऊपर का बंदा कोई भी नहीं है, वो अच्छी तरह जानता है एंड्रयू पर क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। असल में जब कोई बंदा बेहोश जाता है तो उसके बाद में जो 1 घंटा होता है, या तो उस 1 घंटे के इस बंदे को अपने आप होश हो जाएगा, या फिर उस 1 घंटे के अंदर अच्छी तरह से इलाज करके उसको होश में ला सकते हैं। लेकिन अगर टाइम थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाए तो वो बेहोशी कोमा में तब्दील हो सकती है। इस समय एंड्रयू ये बात तो अच्छी तरह जानता है अगर उसके फादर की मौत हो जाती है, अभी इस समय उसका फादर मर जाता है, तो इसका मतलब साफ है एंड्रयू भी इस जगह मरने वाला है, क्योंकि अगर उसका फादर मर जाएगा तो क्राउन प्रिंस को अगला किंग बनाया जाएगा, जो कि है एंड्रयू। सेकंड प्रिंस उसकी जगह पर है नहीं, और जब तक ये किंग अपनी गद्दी पर है तब तक काफी कुछ बिल्कुल वैसे चलने वाला है जैसा कि उस कहानी के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अगर किंग मर जाएगा तो चीजें बदलना शुरू हो जाएगी। एंड्रयू के पास में काफी सारा काम होगा, एक किंग के पास में बहुत कुछ होता है करने के लिए, और उसके बाद में उसको लोग का इलाज करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और अगर वो लोग का इलाज नहीं कर पाएगा तो उसको अपने दिन बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब अगले 200 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर उसको खुद को जिंदा रहना है तो उसे किंग को ही बचाना पड़ेगा, यही एक लौता रास्ता है। वो तुरंत उनकी बॉडी को स्कैन करना शुरू करता है और पता चलता है बॉडी के अंदर कई जगहों पर खून की जो लाइन है, नलियां हैं, वो सारी ब्लॉक होना शुरू हो चुकी है, खून का बहाव काफी ज्यादा स्लो हो चुका है और इसी वजह से ये कोमा में जा चुके हैं, उसको ठीक करना पड़ेगा। इस बीमारी को कहते हैं थ्रोम्बोसिस। और हाँ ऑब्वियसली मैंने प्रोनाउंस एकदम गलत किया है, मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। फिलहाल के लिए बीमारी है कि खून का थक्का थोड़ा देर में जमने वाला है, खून का बहाव रुक चुका है और इसी को ठीक करने की कोशिश करनी है। ये चीज सुनने में आसान है लेकिन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड्रयू पूरी बॉडी को स्कैन कर चुका है और उसको काफी सारी कमियां उस जगह पे दिखाई दे रही होती है। असल में खून रुकने के कारण और भी काफी सारे बॉडी पार्ट है जिन सभी के अंदर कुछ कुछ कमियां आना शुरू हो चुकी है। असल में खून पूर्णतः रुका नहीं है, बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है, जो कि कम से कम उसकी बॉडी को जिंदा रखे हुए है। लेकिन इस तरीके से कुछ टाइम में किंग की मौत हो जाएगी। एंड्रयू परेशान हो रहा होता है, उसके पास में एक ही सोल्यूशन आता है कि जल्दी से इनको उठाकर मेन क्लिनिक के अंदर लेके जाए, मतलब उस हॉस्पिटल के अंदर जो कि एंड्रयू ने बनवाया है, और वहीं पर वो ठीक से इलाज कर पाएंगे। इस पे परास बताता है असल में उसने पहले कुछ सोच के रखा है इनको किस तरह ठीक करना है, उसका एक सोल्यूशन उसके पास में भी है। और इसके बाद में एक बंदे की उस जगह पर एंट्री होती है जिसका नाम है एनिबुस, और जब ये बंदा इस जगह पर आता है इस जगह की वाइब भी बदल जाती है। ये बंदा दिखने में काफी ज्यादा कमाल का है और देख के लग रहा है ये कुछ चमत्कार कर ही देगा। एंड्रयू भी जब उसको देखता है उसको उम्मीद आती है कि शायद से ये कुछ कर सकता है। अभी इस समय एंड्रयू खुद को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके भरोसे पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। वो बंदा सबको ग्रीट करते हुए आराम से किंग के पास में आता है और अपने जादू का यूज करना शुरू करता है। और जैसे ही प्रोसेस शुरू होती है एंड्रयू इस समय अपने फादर को स्कैन कर रहा है, उसे पता चलता है ये चीज सच में वर्क कर रही है। खून का फ्लो थोड़ा बहुत होना शुरू हो चुका है, दिमाग और बाकी सब चीजें जो कि खून पे काफी ज्यादा रिलाई करती है उन सभी के अंदर एनर्जी आना शुरू हो चुकी है। काफी देर तक ये प्रोसेस तो कंटिन्यू किया जाता है और जैसे ही ये बंदा रुकता है उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, वो बुढ़ते थक चुका है, वो हाफते हुए बोलता है अब ये पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। इस समय इस जादूगर के कहने का मतलब ये नहीं किंग को होश आने वाला है, इसका मतलब है कि किंग मरेंगे नहीं, सबकी सब राहत की सांस लेते हैं। एंड्रयू पूरी बॉडी को स्कैन करता है, पता चलता है किंग के बॉडी पार्ट वर्क करना शुरू कर चुके हैं, अच्छी तरह से वो वर्क कर रहे हैं। लेकिन जहां पर वो मेन कॉज था वो रूट जो बंद हो गया था अभी भी वो बंद ही है, मतलब किंग कुछ टाइम के लिए हो सकता है होश में आ जाए, हो सकता है वो जिंदा रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद में दिक्कत वापस से क्रिएट होने वाली है, जो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बस एंड्रयू को थोड़ा सा टाइम मिल चुका है अपने फादर का इलाज करने के लिए। अभी इस समय उसे केवल एक सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, जिस जगह से रूट बंद हुआ है उस जगह से रूट को ओपन करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो करने की कोशिश की गई तो बीपी काफी ज्यादा तेज हो सकता है, क्योंकि वहां पर खून काफी टाइम से रुका हुआ है। जैसे ही रूट को ओपन किया जाएगा तुरंत ही खून की रफ्तार तेज होगी कि जितने बॉडी पार्ट है वो सबके सब डैमेज हो सकते हैं, और तब तो किंग की पक्की तरह मौत हो जाएगी। तो कुछ भी करने से पहले बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। और अब इसके बाद में एंड्रयू का अगला आइडिया सामने आता है। वो तुरंत ही पास में जो रोबोट नाम का बंदा खड़ा हुआ है जो कि किंग का एक शाही रक्षक है, उससे कहने लगता है कि मैजिशियन को बुला के लाओ। यहाँ पर मैजिशियन का मतलब है उस बंदे जेंटियास को, जिसका कुछ टाइम पहले एंड्रयू ने यूज किया था, पिछली बार इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया था। और ये सुनकर वो सिपाही घबरा जाता है कि सच में मैजिशियन को यहाँ पर लेके आना है, क्या आप दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी टेक्निक का यूज करने वाले हैं? इस पे एंड्रयू कहता है नहीं नहीं नहीं, इस बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर उसकी जरूरत ही नहीं है, इस बार हम बर्फ का यूज करने वाले हैं, हम किंग को पूरी तरह जमाने वाले हैं। ये सुनकर सबके सब चौंक जाते हैं, लेकिन बाद में उनको प्रिंस की बात माननी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियस बात है किंग उस टाइम के अंदर मरने वाला है, तो प्रिंस ही है जो कि आगे किंग बनेगा, तो कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता। जेंटियास को उस जगह पे लेके आया जाता है। जेंटियास जैसे गेट का से पहुंचता है, अंदर तो 3 बंदे खड़े होते हैं जो कि जेंटियास का इंतजार कर रहे हैं। वो सबके सब घूर के देख रहे होते हैं। जेंटियास घबरा जाता है, असल में सबके सब जेंटियास घूर के देख रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है यहाँ पर जेंटियास कुछ गड़बड़ करने वाला है। इनको पता है किस काम के लिए इसको इस जगह बुलाया गया है,
तो यहाँ पर सब कुछ इस बंदे पे डिपेंड करेगा। अगर इसने जरा सी गलती कर दी तो किंग की मौत हो जाएगी। इसके बाद में ये एंड्रू से पूछने लगता है यहाँ पर करना क्या है, और एंड्रू बताता है इनकी बॉडी को पूरी तरह जमा देना है। यहाँ पर इनकी मतलब किंग्स है और इसमें को जेंटियस घबरा जाता है कि इसको क्या मतलब था, पूरी तरह जमा देना है, इनकी मौत हो जाएगी। एंड्रू कहता है इसी का तुम्हें ध्यान रखना है, इनकी मौत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें इनको एकदम आराम से जमाना है कि इनकी मौत ना हो। जेंटियस चिल्ला कहता है क्या कह रहे हो तुम, ये एकदम इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ये बात वो कह रहा है लेकिन मनी मन में उसको पता होता है ये चीज पॉसिबल है, ऐसा कुछ किया जा सकता है। अगर वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन करे तो जरूर से ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत की बात यह है प्रिंस इस जगह मौजूद है और प्रिंस खुद से इस काम को करने के लिए कह रहा है एक मैजिशियन को, और अगर मैजिशियन ने जरा से कुछ गड़बड़ कर दी तो किंग की मौत हो जाएगी और इस तरीके से किंग का इलाज होने वाला है। ये भी कुछ कंफर्म नहीं है, तो ऐसा कुछ हो सकता है प्रिंस की ये कोई चाल हो, वो अपने फादर को खत्म कर देना चाहता है और इल्जाम लगाना चाहता है इस मैजिशियन के ऊपर, ताकि प्रिंस के पास में गद्दी जाएगी और सारा इल्जाम मैजिशियन के ऊपर आएगा और मैजिशियन को मार देंगे, मतलब जेंटियस की गर्दन कटने वाली है। इसके बाद दूसरा पहलू सोचता है कि उस समय एंड्रू ने एक बच्चे की जान को बचाने की कोशिश की थी और इसके लिए अपनी खुद की जान को खतरे में डाल दिया था। अगर कोई इंसान अपनी खुद की जान को खतरे में डाल सकता है तो वो शायद से इतना लालची नहीं हो सकता कि एक गद्दी के चक्कर में अपने फादर को खतरे में डाल दे, तो शायद से उसे भरोसा किया जा सकता है। तो इसी वजह से जेंटियस इस बात को मान जाता है और एंड्रू भी खुश हो चुका है। यहाँ से मेन प्रिपरेशन शुरू होने वाली है कि किस तरह से किंग का इलाज किया जाएगा। अब इस प्रोसेस का क्या रिजल्ट होने वाला है, किस तरह से इसको किया जाएगा, वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।